हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल रोड टू अकाउंटेंसी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। अब इसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल के अंदर हम पूरी पार्टनरशिप के बारे में स्टार्ट करेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है, किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, किस तरीके से इसके अंदर अकाउंटिंग की जाती है। तो सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले आपको पार्टनरशिप का मतलब पता होना चाहिए। तो पार्टनरशिप से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसको जानना भी ज़रूरी है, फिर आप पार्टनरशिप को जानोगे, दोनों में डिफरेंस क्या है पता लगेगा। ऐसे तो वर्ड से आपको पता लग रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होना चाहिए, फिर भी इसको और अच्छे से जानेंगे। पहली चीज़ क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सिंगल ओनरशिप होती है। सिंगल ओनरशिप मीन्स कि एक ही ओनर होगा इस पूरी पार्टनरशिप के अंदर। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक ही ओनर होगा। अब एक ओनर होने की वजह से जितने भी उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस होने वाले हैं, ठीक है, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, याद रखना कि प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, वो सारा कौन बियर करेगा? अकेला सिंगल ओनर। इसी तरीके से जितने भी बिजनेस के रिस्क होंगे वो भी कौन बियर करेगा? वही अकेला। मार्केट का सारा कंपटीशन भी किसका होगा? इसी अकेले पर्सन का। इसी के साथ साथ अगर मैं कहूँ कि कैपिटल जो लगाएगा बिजनेस को चलाने के लिए, वो सारी कौन लगाएगा? वही अकेला पर्सन। ठीक है, कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अगर एक ही बंदा है तो सारा मैनेजमेंट शुरू से लेकर एंड तक कौन संभालेगा? सिर्फ वही। और जो लायबिलिटी होती है, जो इसकी लायबिलिटी होती है वो भी क्या होती है? अनलिमिटेड। लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। ये आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। लायबिलिटी अनलिमिटेड का मीन्स क्या है कि अगर इसकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी इंक्रीज होने से इसका जितना भी पर्सनल पड़ा हुआ है, पर्सनल सामान है, पर्सनल एसेट है, चाहे घर हो, घर का सामान हो, वो सारा बिच जाएगा उस लायबिलिटी को पे करने के लिए। बिजनेस ही नहीं, इसके पास मान लो अगर इसकी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, अगर इस एबीसी लिमिटेड की लायबिलिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई कि इसके अंदर जितने एसेट्स हैं वो सब कम पड़ गए, जितने एसेट्स हैं वो सब क्या पड़ गए? कम हो गए। तो इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होने की वजह से जितनी भी लायबिलिटीज़ इसकी क्रिएट हुई हैं, यानी कि जब लायबिलिटीज़ ज़्यादा हों एसेट से, ठीक है, इतनी ज़्यादा कि उसको पे करने के लिए कोई सामान नहीं बचा, जितना भी एसेट था वो बचा ही नहीं, तो इसकी जितनी भी पर्सनल चीज़ें हैं, चाहे घर हो, घर का हर एक घर हो या घर की हर एक आइटम, सारी की सारी वो पे हो जाएंगी उन लायबिलिटी को पे करने के लिए। ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का। तो जो लायबिलिटी होती है वो सारी अनलिमिटेड होती हैं। अब इसी तरीके से ये सारा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में है, पार्टनरशिप का नहीं है। सिंगल ओनरशिप ना होने की वजह से, अगर पार्टनरशिप में क्या है, सिंगल ओनरशिप नहीं होती, इसके अंदर 2 और मोर पर्सन होते हैं। 2 और मोर पर्सन मीन्स कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं। अब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप किस तरीके से क्रिएट करेंगे? अब पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए जब ये पार्टनरशिप में आ जाएंगे तो उसके बाद समझिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होने वाले हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होने वाले हैं वो दोनों में से या 2 से ज़्यादा लोग हैं। मैं सपोज करता हूँ कि 3 लोग हैं, X, Y, Z, ठीक है, 3 पार्टनर हैं जो इस पार्टनरशिप में आए हैं, एक्स वाई जेड। तो उसके द्वारा जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होने वाली हैं वो सब किसकी होगी? इनकी। जितने भी बिजनेस रिस्क हैं वो सब कौन उठाएंगे? ये सारे साथ में। मार्केट का कंपटीशन कौन देखेगा? सब साथ में। इसी तरीके से कैपिटल भी कोई अकेला नहीं लगाएगा,
कैपिटल भी सब लगाएंगे तभी वो पार्टनर्स बनेंगे। लिमिटेड लायबिलिटीज, मैंने क्या बोला, लिमिटेड लायबिलिटीज। यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटीज भी हो सकती हैं और लिमिटेड लायबिलिटीज भी हो सकती हैं। इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हो आप इसको, वो होती है हमारी LLP। इसके लिए LLP बनाने का, LLP का मतलब क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी, L से लायबिलिटी, लायबिलिटी पार्टनरशिप, कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर कि रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के द्वारा कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं हम LLP के अंदर, जिनके अंदर उनकी जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो लिमिटेड हो सकती हैं। यहाँ पर तो मैंने बताया कि लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। इसी तरीके से अगर पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन अगर उसको लिमिटेड लायबिलिटीज़ करना है तो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के द्वारा इसको हम LLP में क्रिएट कर सकते हैं। अब LLP क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जहाँ पर उनकी जो लायबिलिटीज़ है वो एक लिमिट हो जाएगी उनकी, उस अमाउंट से ज़्यादा उनकी लायबिलिटी क्रिएट हो ही नहीं सकती। तो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के द्वारा इसको हम LLP में क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये बात बताई मैंने कि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या डिफरेंस है। अब पार्टनरशिप में जो 2 और मोर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 2 और मोर पर्सन। अब 2 और मोर पर्सन ध्यान से देखना कि जो इसके पार्टनरशिप के अंदर आए, मतलब कि XYZ, ये ना तो माइनर होगा, माइनर मीन्स इसकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ना ही ये कोई अनसाउंड माइंडेड होना चाहिए। अनसाउंड माइंड मीन्स दिमागी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके, ठीक है। और इसी तरीके से डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, कानून के द्वारा उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी पर्सन है तो वो पार्टनरशिप में नहीं आ सकता, उसके साथ पार्टनरशिप नहीं की जा सकती। मीन्स ना ही कोई माइनर, ना ही कोई अनसाउंड माइंड, ना ही कोई डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। और यहाँ पर माइनर के लिए भी कुछ कंडीशन के साथ इसको पार्टनरशिप में ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन ला सकते हैं। उसके लिए भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये वाली बात थी कि 2 और मोर पर्सन में कैसे कैसे पर्सन आते हैं। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ तो देखी कि पार्टनरशिप बनाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत तो है, ठीक है, साथ के साथ अब मोर पर्सन का मतलब क्या है कि कितने ज़्यादा। यहाँ पर क्वेश्चन मन में आना चाहिए, अगर नहीं आया तो क्रिएट करो, क्वेश्चन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। हाउ मच, कि कितने पर्सन हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि मैक्सिमम नंबर्स, मैक्सिमम पार्टनर्स। अब मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हैं। अब एक बात बताइए कि अगर पार्टनरशिप चल रही है तो वो लॉ के बिना तो चलेगी नहीं। तो सिंपल सी बात है, हमारा एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सिर्फ इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो 1932 में हुआ है। अगर आपको पूरी डेट जाननी है तो मैं बता देता हूँ कि 1 अक्टूबर 1932 में ये एग्जिस्टेंस में आया था। उस डेट से इसको चलाया जा रहा है, किसको, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को, जो 1 अक्टूबर 1932 में आया था। अब 1 अक्टूबर 1932 में आया था, बट एक इसके अंदर टोटल सेक्शन में बता देता हूँ कितने हैं। सेक्शन है 72। अब देखो मैं सेक्शन के बारे में बात करने लग गया, लेकिन सेक्शन आपको पढ़ने नहीं है, मैं यहाँ पे लॉ नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि चीज़ें हैं क्या, ठीक है। कंसेप्ट के साथ पूरा आगे बढ़ेंगे। सेक्शन कितने हैं इसके अंदर, टोटल सेक्शन कितने हैं, 72 सेक्शन है। अब 72 सेक्शन में से जो सेक्शन 69 है, सेक्शन 69 जो आया था वो 1 अक्टूबर 1933 से अप्लाई हुआ था, ठीक है। तो इतनी कोई, जब भी आपको पता हो कि 1932 तक कितने सेक्शन थे, इसका मतलब 71, लेकिन उस टाइम यानी कि 1 अक्टूबर 1932 में ही ये वाली बात तय हो गई थी कि अगली साल से सेक्शन 69 जो है वो अगली साल से होगा। अब सेक्शन 69 के अंदर क्या है,
ठीक है, अभी हम मैक्सिमम नंबर पे आ रहे हैं धीरे धीरे से, ध्यान समझना कि सेक्शन 69 के अंदर क्या बात है। सेक्शन 69 के अंदर ये है रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म्स को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है। ये वाली बात कौन कहता है? पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 69 हमें ये बताता है कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आप बिना रजिस्टर कराए भी उसको चला सकते हो। किसको? अपनी फर्म को। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ये जो मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स की बात की गई है, जो मैक्सिमम पार्टनर्स इसके अकॉर्डिंग कितने हैं? नो लिमिट। सुनकर अच्छा लगा कि कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने भी पार्टनर्स के साथ, यानी कि मिनिमम तो डिफाइन है, मिनिमम तो 2 है, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हो। बट अगर यही बात है तो एक दूसरा लॉ भी है हमारा, ध्यान से समझना, जो है कंपनीज एक्ट। ये पब्लिश हुआ 2013 में। अब कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में 100 मेंबर्स हो जाते हैं, मीन्स 100 पार्टनर्स हो जाते हैं, तो 100 से जैसे ही प्लस होंगे तो उसको आप पार्टनरशिप फर्म ना देकर उसको आप कंपनी कहने लगोगे। कि अगर इस कंपनी के, अगर एक फर्म है, फर्म चल रही है, फर्म में 100 प्लस पार्टनर्स हो गए, ठीक है, फर्म के अंदर जो पार्टनर है वो 100 प्लस हो गए, तो 100 प्लस होते के साथ ही इस एक्ट को बुरा लग जाएगा अगर आपने उसको कंपनी नहीं बोला तो। ठीक है, वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट जो हमारा 2013 चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में क्रिएट करना पड़ेगा। कब? जब आपके पार्टनर्स 100 प्लस हो जाते हैं तो। ओके, तो ये वाली बात सारी आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने जो जो चीज़ें बताई अभी तक कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने LLP के बारे में बताया, माइनर अनसाउंड माइंड डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, कंपनी के अंदर नहीं आ सकते, मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं 1-1 मार्क्स के। तो मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पूछे तो नो लिमिट, और अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बोले तो 100 मेंबर्स। ठीक है, कि 100 मेंबर्स ही हमारी पार्टनरशिप में रहेंगे, अगर 100 प्लस होते हैं तो उसको हमें कंपनी डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब हम आगे कुछ डेफिनेशंस को लेके चलते हैं, डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन जो दे रखी है हमें, पहली क्या है? पार्टनरशिप की। अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डेफिनेशन हमें दी किसने है। अब ये डेफिनेशन भी अभी हमने पढ़ा है कि लॉ है, तो सारी चीज़ें अब हमें वहीं से मिली होंगी। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो सेक्शन 4 है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इसके अंदर 72 सेक्शन है, तो हर एक सेक्शन को तो पढ़ना नहीं है आपको, क्योंकि आप लॉ नहीं पढ़ रहे, पहली बात ये। तो इसके अंदर जो भी सेक्शन आपके इम्पोर्टेंट आते जाएंगे वो सारे हम आपको बताते जाएंगे। तो पहले आपको सेक्शन 4 बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने सेक्शन 69 कवर किया। इसी तरीके से जो जो सेक्शन आपके सामने इम्पोर्टेंट आते रहेंगे वो सारे हम बताते रहेंगे। चलिए, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सेक्शन 4 क्या डिफाइन करता है? इट डिफाइंस द डेफिनेशंस ऑफ पार्टनरशिप। ओके, पार्टनर्स, फर्म्स एंड फर्म नेम। तो इन 4 चीज़ों की डेफिनेशन ये कवर करता है। ओके, कौन? सेक्शन नंबर 4। तो सेक्शन नंबर 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पहली जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप एक रिलेशन है किसके बीच? द पर्सन्स
पर्सन्स के बीच, ठीक है, हु हैव एग्रीड, जो एग्री करते हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए, शेयर द प्रॉफिट्स, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। सारी चीज़ें जितनी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सब आपकी इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन तो आपको पता लग गई। ये डेफिनेशन ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अभी आप 11th क्लास के अंदर अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ के आए थे, कि जिस तरीके से वो लिखी थी उसी तरीके से आपने उसको समझा और उसको याद किया, उसी तरीके से ये वाली है। पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन को आप अच्छे से समझिए, फिर इसको लर्न करना, क्योंकि यही डेफिनेशन अगर आती है तो पेपर के अंदर भी आपको यही लिखकर आनी है। तो सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप एक रिलेशन है उन लोगों के बीच जो एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं अपनी मर्जी से शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, जो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जा रहा है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जा रहा है सभी के लिए। अब इस बात का मतलब क्या है, तो एक एक करके हम इस बात को समझते हैं। सबसे पहली बात क्या लिखी है, पार्टनरशिप के बारे में हमने समझ लिया, पर्सन्स के बारे में पढ़ लिया, अभी हमने 2 और मोर पर्सन की बात कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। अब जो एग्रीड, ठीक है, इस एग्रीड से मैं बता देता हूं इसका मतलब एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट, ठीक है, एक एग्रीमेंट के जरिए इस पार्टनरशिप में आया जाता है। एक एग्रीमेंट होता है, मान लो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, वही हमारे 3 दोस्त XYZ, ये पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स हैं किसके, ABC लिमिटेड के। एक ABC लिमिटेड एक कंपनी है, उसके पार्टनर्स हैं कौन, XYZ, उनके द्वारा इस कंपनी को चलाया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़, एक एग्रीमेंट आया, एक एग्रीमेंट के जरिए वो उस पार्टनरशिप में आए। इस एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट होता कैसे है, पहली बात ये समझिए, एग्रीमेंट या तो रिटन भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है। अब आप सोचोगे ओरल एग्रीमेंट पे कौन विश्वास करेगा, अभी मैंने सेक्शन 69 बताया आपको कि सेक्शन 69 के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी कंपलसरी नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, अगर आपने बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे हो तो एग्रीमेंट भी तो ओरल कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो आप एग्रीमेंट रिटर्न भी करा सकते हो। और यही चीज़ कि अगर आप एग्रीमेंट रिटर्न करवाते हो, अगर आप एग्रीमेंट रिटर्न करवाते हो तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ध्यान से समझना, काफ़ी लोग इसको एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड बोलने लगते हैं, बट ऐसी नहीं है कि एग्रीमेंट अगर रिटर्न में है तो ही हम उसको पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। ओके, एग्रीमेंट अगर रिटर्न में है तो ही हम उसको पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। अब इस एग्रीमेंट के अंदर होता क्या, इस एग्रीमेंट के अंदर सारी वो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जिसके बिहाफ पर उस बिजनेस को चलाया जा रहा है। उस 3 लोगों के जरिए इस बिजनेस को चलाया जा रहा है। इस बिजनेस कौन सा, वो ABC लिमिटेड का बिजनेस। उस ABC लिमिटेड के बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो किसको बांटा जाएगा, इन तीनों को मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो सेकंड पॉइंट जो है, हमने यहाँ पे किसको पढ़ा, एग्री, जो एग्रीमेंट के बारे में जाना। इस एग्रीमेंट के अंदर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो सारी इस पार्टनरशिप डीड में आ जाती हैं। जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी इस पार्टनरशिप डीड में आ जाती हैं। ओके, अब इसके बाद ध्यान से देखना कि शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ते हैं कि शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या कहना चाह रहा है। वर्ड तो पता है आपको कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, की प्रॉफिट हुआ उसको बांट लिया, ये वाली बात ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा XYZ के अंदर, ठीक है, लेकिन लॉस हुआ तो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिंपल सी बात है ना, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लॉस हुआ तो भी इन तीनों को बियर करना पड़ेगा। लेकिन लॉस के केस में एक बात ध्यान रखना, लॉस के केस में ये ज़रूरी नहीं होता कि XYZ तीनों ही लॉस को बियर करें। वो इस एग्रीमेंट के ज़रिए ये वाली चीज़ भी तय कर सकते हैं कि अगर कंपनी को कभी लॉस होता है तो X और Y उस लॉस को बियर करेंगे, Z उस लॉस को बियर नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बात ज़रूरी नहीं होती कि लॉस के केस के अंदर तीनों पार्टनर
ही उस लॉस को बियर करे। अगर उनके अंदर एग्रीमेंट बन चुका है, उस एग्रीमेंट में ये बात तय हो गई है कि अगर कंपनी को लॉस हुआ, उस फर्म को लॉस हुआ, तो जेड उस लॉस को बियर नहीं करेगा। सिर्फ कौन उस लॉस को बियर करेगा? एक्स और वाई। ये वाली बात आपको समझ आई कि शेयर ऑफ प्रॉफिट के अंदर ये है, इस बिजनेस का जो बिजनेस होता है वो उसके अंदर, याद रखना मैं सारी चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि जो बिजनेस किस तरीके का है, जिसके अंदर सारी की सारी लॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए, अनलॉफुल काम नहीं होना चाहिए, ठीक है, सारी की सारी लॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए। इसके बाद कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसका मतलब क्या है कि ABC लिमिटेड जो हमारी फर्म है, जो कुछ ही देर पहले क्रिएट हुई है, इसको चलाने वाले जो पार्टनर हैं वो या तो XYZ तीनों हो सकते हैं, ठीक है, या तो XYZ तीनों हो सकते हैं, या फिर सिर्फ Z काम कर रहे हैं, या सिर्फ X और Y काम कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो उसी बात को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि कैरिड ऑन बाय ऑल, कि बिजनेस को या तो तीनों चला रहे हैं या फिर तीनों ने कैपिटल लगा दी और काम सिर्फ Z कर रहा है। तो Z काम कर रहा है, तो उस बिहाफ पे ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे? एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि उनमें से कोई काम कर रहे हैं, उनमें से कोई एक भी काम कर सकता है, कोई दो भी काम कर सकते हैं, तीनों भी काम कर सकते हैं। तीन से ज़्यादा कितने होंगे? अगर तीन से ज़्यादा पार्टनर होंगे, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग, बताओ जल्दी से, कि पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग नो लिमिट, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कोई लिमिट नहीं है, और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कितने परसेंट? 100। अगर 100 से ऊपर हो गए तो उसको क्या कहेंगे हम? कंपनी बोलना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो पार्टनरशिप फर्म नहीं रहेगी, फिर वो क्या आ जाएगी? कंपनी। तो कंपनी के बारे में अभी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी आगे आपकी जो सेकेंड बुक है उसके अंदर कंपनी के बारे में हम ठीक से अच्छे से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं बस पार्टनरशिप फर्म की। अब ये सारी चीज़ें आपने जान ली, ये थी पूरी पार्टनरशिप की डेफिनेशन, जिसको आपने पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया। अब एक बार फिर पढ़ते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या लिखी है, कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम, क्योंकि मैंने बताया था सेक्शन 4 जो है वो डिफाइन करता है ये चार चीज़ों की पार्टनरशिप डेफिनेशन, ओके। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ ली, अब पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं कि द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स, कि जो ऐसे लोग जो एंटर हुए हैं एक पार्टनरशिप में, ठीक है, एक दूसरे के साथ, तो इंडिविजुअली तो उनको पार्टनर बोला जाएगा कि अलग अलग, जैसे कि X पार्टनर है, Y पार्टनर है, Z पार्टनर है, तो अलग अलग तो इनको क्या बोला जाएगा? पार्टनर। लेकिन मैं इन तीनों को क्या बोलूँगा? इन तीनों को इकट्ठा अगर मैं बोलूँगा तो इन तीनों को क्या बोलूँगा मैं? अ फर्म, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? फर्म। तो यहाँ पर आपने फर्म की डेफिनेशन हो गई। अब फर्म नेम आप समझ ही गए होगे, पढ़ देते हैं फिर भी। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम, कि जिस नाम के अंडर में उस बिजनेस को चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हम फर्म नेम। तो यहाँ पर हमारा फर्म नेम क्या हुआ? ABC लिमिटेड। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ABC लिमिटेड, फर्म नेम, XYZ हो गए इकट्ठे, कलेक्टिवली बोले तो एक फर्म, और अलग अलग X को, Y को, Z को बोलेंगे तो वो कौन हुए? पार्टनर्स। तो ये सारी चीज़ थी हमारी पार्टनरशिप, पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम की डेफिनेशन। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड, हमारा अपना अगला टॉपिक है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड, जो इस वाली चीज़ को, एग्रीमेंट वाली को आगे बढ़ाएंगे हम, कि पार्टनरशिप डीड जो बनाई जाती है, जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अब सपोज करो कि अगर पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं गई, पार्टनरशिप डीड क्या हो गई? साइलेंस। अब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, हमने बनाई नहीं, तो आगे जाके कुछ इशू क्रिएट हो सकते हैं। तो उन इश्यूज़ को किस तरीके से हैंडल करना है, ये भी हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है। अब उसके अंदर मैं यहीं पे आपको डिफाइन कर देता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, कि पहली बात क्या बोली गई है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड,
कि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में, पार्टनरशिप डीड आपको पता ही है एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में क्या क्या चीज़ आ सकती है, सोचिए कि XYZ है तो उनको प्रॉफिट कितना कितना मिलेगा, 5:3:2 में, 1:2:3 में, इन तरीके से कोई भी रेशियो में प्रॉफिट मिल रहा है, कोई लॉस बियर कर रहा है, कोई नहीं बियर कर रहा, ये बस सारी बातें लिखी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये बातें इन्होंने नहीं लिखी, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, इसका मतलब क्या है, वो ओरली काम कर रहे हैं, ओरली काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसी की बातों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। रिटर्न के अंदर पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनी तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉसेज होता है, प्रॉफिट एंड लॉसेज होते हैं उनको हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर कोई रेशो ही क्रिएट नहीं की गई तो हम किसी के साथ भेदभाव तो करेंगे नहीं। अगर 3 लाख का प्रॉफिट होता है तो XYZ के अंदर हम 1-1 लाख तीनों में बांट देंगे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर तीनों पार्टनर कैपिटल लगाते हैं, अगर कैपिटल लगाएंगे तो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो नहीं बनाई, तो लॉस तो उठाना पड़ेगा। अगर लॉस उठाना पड़ेगा तो कुछ बेनिफिट भी हो सकता है, वो बेनिफिट ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि अगर कोई पार्टनर फर्म से पैसे निकालता है तो उसके बदले में उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। फोर्थ, इसी तरीके से जैसे मान लो अभी मैंने बताया सैलरी, कमीशन और अदर रेम्यूनरेशन, ओके। तो अभी मैंने यहाँ पर बताया कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि उनमें से सपोज कीजिए XYZ में से सिर्फ Z काम कर रहा है। अगर Z काम कर रहा है तो Z क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे या तो सैलरी मिलनी चाहिए या मुझे एक्स्ट्रा कमीशन मिलना चाहिए क्योंकि मैं अकेला काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाया गया, पार्टनरशिप एक्ट नहीं बनाई गई, तो उसको ना तो कोई सैलरी मिलेगी ना ही कोई कमीशन मिलेगा। सिर्फ सैलरी कमीशन तीनों में सैलरी कमीशन और कोई भी रेम्यूनरेशन भी नहीं दी जाएगी। और फिफ्थ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन होता है वो या तो फर्म को पार्टनर देगा, अगर देता है तो उसको एडवांस बोलेंगे, ठीक है। इसके ऊपर अलग से हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे। एडवांस होता है, अगर फर्म को देगा तो वो एडवांस हो जाएगा फर्म के लिए, और लेने के लिए भी वो वहाँ पे हम लोन वर्ड का यूज़ करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पर कितना परसेंट लगता है, 6% पर एनम। 6% पर एनम क्या है, ये हमारा रेट, कि अगर रेट गिवन नहीं है, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, समझिए। ओके, तो आप एग्जाम्पल को समझिए कि एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है, कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ कि X एक पर्सन जो हमारा पार्टनर है उसने ABC लिमिटेड को लोन दिया, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। और लोन देने के बाद वो डिमांड करता है विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, कि बिना किसी पार्टनरशिप डीड के बनाए वो डिमांड करता है 12% पर एनम इंटरेस्ट की, कि मुझे 12% पर एनम इंटरेस्ट चाहिए। लेकिन ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन लिखी ही नहीं गई, ऐसी कोई पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं गई। अगर नहीं बनाई तो X को 12% इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, ये सवाल है मेरा, आपसे बताइए कि 12% इंटरेस्ट उसको देना चाहिए या नहीं, हाँ या ना। तो आपका आंसर भी क्या होना चाहिए, नहीं, ठीक है, क्योंकि 12% इंटरेस्ट उसको नहीं मिल सकता क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई रीज। तो इस केस के अंदर उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6%, चाहे फिर वो 1 लाख रुपए का लोन दे, 10 लाख रुपए का लोन दे, 50 लाख का लोन दे। लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप डीड क्रिएट नहीं हुई तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 6%। ओके, तो ये सारी चीज़ थी हमारी, हमने इसके अंदर पार्टनरशिप, पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम की डेफिनेशन को अच्छे से कवर किया। एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार अभी क्वेश्चन आप आगे भी करोगे तब भी इसका काम आएगा, जो और ये 5 चीज़ें आपको जुबान पर याद होनी चाहिए। ओके, अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, जिसको मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। ओके, कि कैपिटल वर्ड आपने सुना है बहुत बार, 11th में तो बार बार आता ही था। तो कैपिटल वर्ड, अब कैपिटल यहाँ पर 2 तरीके से है, ठीक है। कैपिटल 2 तरीके की होती हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग।
और फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस है? अब सपोज कीजिए कि XYZ जो 3 पर्सन है ना, उन्होंने अपनी ABC लिमिटेड के अंदर 1-1 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है या 10-10 लाख रुपए की लगा रखी है मान लो, तो वो 10-10 लाख रुपए की कैपिटल या तो फिक्स रहेगी या फिर फ्लक्चुएट करेगी, यानी कि घटती बढ़ती रह सकती है। अगर वो 10 लाख की कैपिटल को नहीं छेड़ते, अलग से ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उस केस के अंदर उन्हें एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस अकाउंट को बोलते हैं हम करंट अकाउंट। अगर ट्रांजैक्शन तो होंगी XYZ को प्रॉफिट भी तो मिलेगा, लॉस भी घटेगा, या फिर उनको कमीशन सैलरी किस नाम से देंगे हम? कैपिटल अकाउंट को छेड़ नहीं सकते, तो किसको छेड़ेंगे? करंट अकाउंट को। ठीक है, और जब हम आगे कैलकुलेशंस करेंगे तो उस केस के अंदर इसके अंदर कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाए जाएंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो बनेगा, सिंपल सी बात है। चाहे कुछ भी हो, कैपिटल के बिना तो काम चलेगा नहीं, या तो कैपिटल करंट दोनों बनेंगे या सिर्फ कैपिटल बनेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि फ्लक्चुएटिंग के अंदर कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कि जब अब यहाँ पे हम पढ़ा क्या हमने कि कैपिटल 2 तरीके की होती है, फिक्स एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स के अंदर हमें 2 अकाउंट बनाने होते हैं, करंट अकाउंट एक, कैपिटल अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग के अंदर हमें कौन सा अकाउंट बनाना होता है? कैपिटल अकाउंट। अब ये तो बात करी हमने कैपिटल को लेके। अब इसके बाद ध्यान से समझना कि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब उसके अंदर अगर मान लो क्वेश्चन में बोला ही नहीं गया कि या तो फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, क्वेश्चन में नहीं बोला गया, तो आपको साइलेंट के केस में भी फ्लक्चुएटिंग वाला यूज़ करना है। मींस वर्ड कौन सा यूज़ करोगे आप हर किसी के साथ? कैपिटल वर्ड ही यूज़ करोगे। अगर वो साइलेंट है तो साइलेंट के केस में फ्लक्चुएटिंग और फिक्स होगा, तो वो अपने क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा कि कैपिटल पार्टनर्स की फिक्स है। चलिए अब इसके बाद हम कुछ सेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। जो सेक्शन मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आपके पेपर में नहीं आएगा, पेपर में सेक्शन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन के अंदर क्या है। यहाँ से आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, जितनी ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगी उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए अब कुछ सेक्शन के बारे में